नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारी इस यूट्यूब चैनल की महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम लोग एमसीक्यू के सेशन को कर रहे हैं। ये जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये आपका 8वां है और इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट में ये जो बताइएगा कि आज के सेशन में कितने प्रश्न आपका सही रहे, क्या रहा आपका स्कोर कार्ड, और साथ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आरण्यक ग्रंथ मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? कर्मकांड से, दर्शन और आध्यात्म से, राजनीति से या फिर युद्ध से? तो बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आरण्यक ग्रंथ है इसकी अगर बात करते हैं तो ये वैदिक साहित्य का भाग है जो कि ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों के बीच की कड़ी माना जाता है। और अगर इसमें बात करते हैं किससे संबंधित है तो इसमें जो है जो कर्मकांड वगैरह थे ना उसके बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे उससे हटकर आपका दर्शन एवं अध्यात्म के बारे में जानकारी दी गई, इसीलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कई बार जो है इसमें पूछा भी गया। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और है, आरण्यक के बारे में जो एक और धारणा है वो क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसे वनों में रचित है, इसीलिए वनों में रचित ग्रंथ के तौर पे भी जाना जाता है इसे, वनों में रचित ग्रंथ के तौर पे। रचित ग्रंथ कहाँ लिखा गया? वनों में लिखा गया, इसलिए इसे वनों में रचित ग्रंथ के तौर पे जाना जाता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अपने। प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? कालिदास थे, शूद्रक थे, बाणभट्ट थे या फिर विशाख दत्त थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मृच्छकटिकम है ये किस भाषा में पहली चीज लिखी गई? तो ये बेटा आपकी लिखी गई है संस्कृत भाषा में, ये इसकी लैंग्वेज हो गई। लिखा किसने है? तो इसे शूद्रक ने लिखा है। और साथ ही में बात करते हैं कि ये किस बारे में है, तो ये जीवन, जो सामाजिक जीवन है, नगर व्यवस्था है, आम जनता की जो समस्याएं हैं उन सभी चीजों को इसमें दिखाया गया है। क्लियर बेटा? हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर धोलावीरा में? तो इसमें आपको याद रखना है ये मोहनजोदड़ो में आपका स्थित है ग्रेट बाथ, मतलब एक महान स्नानागार के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। इसमें क्या है, संभवतः धार्मिक स्नान या फिर सामाजिक अनुष्ठानों के बारे में जो है चीजें बताई गई हैं। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने को कविराज कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर स्कंदगुप्त को? तो यहाँ पे कविराज जो है आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि ये स्वयं एक विद्वान था और कवि भी था, और कई सारी चीजें जो है उसके ने अपने हाथ में, अपने गुणों में, साहित्य गुणों को इतना बारीकी से जो है बताता था, इसीलिए इसे कविराज कहा जाता है। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? दुख के कारण से, दुख के निरोध से, या फिर आचरण के मार्ग से, या फिर पुनर्जन्म से संबंधित है? तो यहाँ पे जो अष्टांगिक मार्ग है ये बौद्ध धर्म में जो सही आचरण है, विचार है और जीवन पद्धति उसके बारे में बताता है। इसमें जो है जो सम्यक दृष्टि है, संकल्प है, वाणी है, कर्म है, आजीविका है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपका जो आचरण आपको क्या करना है उसके बारे में। क्योंकि जैसे ही कहा गया ना दुख है, तो दुख को खत्म करने के उपाय भी बताए गए, तो अष्टांगिक मार्ग वही वो उपाय है। इसमें क्या है, इसमें एक तरह से मध्यम मार्ग को बताया गया, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि, ये सब चीजें शामिल हैं और ये नैतिक जीवन पे मुख्यतः आधारित होता है। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इलाहाबाद का स्तंभलेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जिसे जाना जाता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति, इसे नाम से जानते हैं। और इसका जो लिखा गया है या जिसको बनवाया है ये समुद्रगुप्त के द्वारा कराया गया है, और जो इसके एक दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने लिखा है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
संगम युग में पुरम साहित्य किस विषय से संबंधित है? प्रेम से, युद्ध या वीरता से, धर्म से या फिर व्यापार से? यहाँ पे पुरम के बारे में बात किया गया है। अब जैसे कि जो संगम साहित्य को पहली चीज, जैसे यहाँ संगम साहित्य इसे दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन से थे? एक आपका था अहम, एक भाग क्या था? अहम था, और दूसरा क्या था? दूसरा पुरम था। जो पुरम साहित्य है ये युद्ध, वीरता, दान और राजाओं के कार्यों के बारे में वर्णन करता है। ठीक, तो यहाँ पे युद्ध और वीरता के बारे में सही आपका हो जाएगा। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। फायान भारत में किस शासक के समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के समय में। तो ये बेटा आपको याद रखना, फायान कहाँ का पहले चीज तो यात्री था? तो ये चीन का यात्रा था, जिसे चीनी यात्री के नाम से जाना जाता था। ये किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और उस समय गुप्तकालीन जो समाज है, धर्म है, प्रशासन है, इन सभी चीजों का जो है काफी बारीकी से अध्ययन किया, उसी चीज का वर्णन ये करता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जागीरदारी प्रथा मुख्यतः किस काल से जुड़ी है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, मुगल काल से या फिर सल्तनत काल से? तो यहाँ पे बेटा जो जागीरदारी प्रथा है, इसमें क्या होता था मुख्यतः? इसमें सैनिकों जो अधिकारी थे उनको वेतन नहीं दिया जाता, तो वेतन के बदले में भूमि दे दी जाती थी कि लो भैया इससे राजस्व वसूलो और इसी से आपकी आमदनी है, फिर आप जीवन भर हमारे यहाँ काम करते रहिए। तो ये जो है व्यवस्था आपके मुगल काल की है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। त्रिपिटक किस भाषा में संकलित है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल। ये काफी आसान प्रश्न है, लेकिन ये जिसको नहीं पता होगा उसके लिए गलत हो जाएगा। तो त्रिपिटक बेटा जो है ये किससे? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। पहली चीज तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। और इसमें क्या संकलित किया गया? तो इसमें जो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक, इनके जो 3 ग्रंथ हैं उन्हीं को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अगर भाषा के बारे में पूछें तो ये मुख्यतः आपके पाली भाषा में लिखा गया है, इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? केशवदेव राय ने की थी, हरिहर व बुक्का ने की थी, राम राय ने की थी या फिर देव राय ने की थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में की थी। और यह दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और प्रशासन का प्रमुख केंद्र बनता है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, एकता प्रथा किस शासक के समय में प्रारंभ हुई? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन? तो यहाँ पे बेटा देखिए एकता क्या है। पहली चीज तो यही कि एकता उसी तरह से जैसे जागीरदारी व्यवस्था है, उसी में वेतन के बदले जब भूमि दिया जाता है उसी से राजस्व मिलता है, वही इसे एकता प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू की गई प्रथा के नाम से हम जानते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाविहार शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्धिक धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म? तो ये जो महाविहार है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाविहार जो बौद्ध धर्म के बड़े शिक्षा केंद्र होते थे उन्हें कहा जाता था, जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, तो यहाँ इनको कहते थे। और यहाँ पे देश विदेश के जो विद्यार्थी हैं वो आते थे अध्ययन करने के लिए। चलते हैं अगले हम प्रश्न पर। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल हैं, बदायूनी हैं, फैजी हैं या फिर नजीर हैं? तो यहाँ पे जो आपके अकबरनामा है इसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और ये अकबर के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहास है जिसे जो है लिखा गया। साथ में इसमें क्या प्रशासन, समाज, सैन्य अभियानों सभी चीजों का विस्तृत वर्णन किया गया। अच्छा एक चीज और है, मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि अगर ये चीजें लिखी गई उन्हीं के शासन में लिखी गई तो क्या इसमें कोई ऐसी बात लिखी होगी कि जिसमें ये खुद जो है क्या रहे हो, गुनहगार रहे हो? सिंपल सा प्रश्न है, क्या कभी कोई अपनी कहानी ऐसी बताता है जिसमें वो खुद गुनाह किया हो? जाहिर सी बात है वो तो हमेशा अच्छा ही लिखा जाएगा। अगर ये उनके दरबार ही कभी थे, दरबार में लिखा गया है, तो जाहिर सी बात ही अच्छी चीजें ही लिखी गई होंगी। जैसे कि वर्तमान समय की मीडिया की बात करें तो हमेशा आपको अच्छी ही चीजें बताएगी, है ना? तो इसलिए इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे।
नहीं तो हमारा ये वीडियो बनाना ही बंद करवा दिया जाएगा, है ना। तो हमारा अगला जो है प्रश्न है, दिव्यावदान किससे संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये किससे संबंधित, तो बेटा ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है दिव्यावदान। और यहाँ पे क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इसमें बुद्ध या बोधिसत्वों की जो कथाएं हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया जाता है, तो इसलिए इसे जोड़ याद रखिएगा। साथ ही में अब आपके क्वेश्चन पूरे हो गए, तो अब एक चीज है, अपना स्कोर कार्ड जोड़ बताइएगा कि कितने 15 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगले चलते हैं, इसका प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बरनी थे, मिनहाज उस सिराज थे, इब्न बतूता थे या फिर अब्दुल हामिद थे? तो जिन्होंने भी लिखा है अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिएगा, कल के वीडियो में आपको इसका उत्तर मिलेगा। हम चलते हैं, देख लेते हैं कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है। हमने प्रश्न पूछा था कि भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 47 में, 54 में, 61 में या फिर 75 में? तो ये भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत आपकी 1954 में हुई थी, और यह असाधारण जो सेवा या उपलब्धि होती है उसके लिए दिया जाता है। क्लियर? तो इसलिए इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो एक बार आपका फिर से उम्मीद करते हैं कि सजेशन एकदम बढ़िया रहेगा। कल हम लोग किस चीज की क्लास करेंगे, आपकी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। और साथ ही में अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक जोड़िए लोगों को हमारे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।